नमस्कार मित्रों, आज हम विचार करने जा रहे हैं सभ्यता के विकास में विशेषज्ञता की भूमिका। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो स्मृति है और विचार, ये दो स्मृति अनुभव से निर्मित होती है और स्मृति का आधार अतीत का ज्ञान होता है। तो विचार जो है उसका उपयोग करते हुए भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए भी निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया के रूप में होता है। इसे देखते हुए, प्रकृति की जटिलता को देखते हुए मनुष्य जाति ने ज्ञान की अपार संभावनाओं को देखते हुए जो एक विभाजन किया है, विशेषज्ञता का विभाजन, अपनी बड़ी जनसंख्या में से चुनकर योग्य व्यक्तियों को किसी कार्य विशेष में लगाना और उसको स्वीकृति देना, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है। और अधिकांश आविष्कार इसी तरह की जुनूनी और एकल प्रयास से संभव हो पाते हैं, क्योंकि एक यात्रा है, एक मानसिक यात्रा, जिसे कि ज्ञान के क्षेत्र में, प्रयोग के क्षेत्र में अगर व्यवस्थित ढंग से एक लंबे निवेश, समय के लंबे निवेश के साथ किसी को उसमें लगाकर और उसकी भोजन का, जीवन का, और वह उसे निश्चिंत भाव से उसमें लगा रहे, यह एक अवधारणा प्राचीन काल में भी थी और आधुनिक सरकारें भी करती हैं। अधिकांश विश्वविद्यालयों में कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जिसमें एक और या दो उसमें उसके शोध के लिए संलग्न होते हैं। कभी कभी तो ऐसे भी हैं कुछ विषय कि जिसमें पूरे विश्व में एक या दो लोग में उसे चुना होता है। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें केवल अकेला कोई एक ही काम कर रहा हो उस पर, और कई वर्षों के निवेश के बाद अचानक ही दुनिया को चौंकाते हुए वह कुछ ऐसा बता जाता है कि जिसके बारे में सभी सामान्य लोग नहीं सोच पाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य जाति ने एक सामूहिक ज्ञान की विशेषज्ञता को कार्य विभाजन से जोड़कर एक विराट रूप दे दिया है। इसको सामूहिक विवेक में जब मैं कहता हूँ तो उसको संस्थागत विवेक के रूप में ही, सामूहिक विवेक और संस्थागत विवेक, और इसी कार्य विभाजन को देखते हुए मैं कहता हूँ किसी हम भले ही या किसी महान या दिव्य विद्वान या कोई असाधारण उपलब्धियों को न ला पाएँ, लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह की विशेषज्ञता में जब समाज लगाता है तो सामान्य प्रतिभाएं भी बहुत कुछ कर जाती हैं। क्योंकि मूल चीज़ यह है कि उस पर एक विषय विशेष पर कितनी तल्लीनता से, कितनी सावधानी से, कितनी दीर्घकालीन धैर्य के साथ और कितने व्यवस्थित ढंग से उस पर लगा जा रहा है। यह एक प्रशिक्षण से, मस्तिष्क का वह प्रशिक्षण जिसमें कार्य कारण के आधार पर हम चीज़ों की तलाश करते हैं, उसको देखते हुए चले जाते हैं। तो मुझे इस प्रशिक्षित मस्तिष्क में अपार संभावनाएं दिखती हैं। प्राचीन काल में कुछ दिव्य विभूतियों के आने की बात की जाती थी। इसी आधार पर मैंने इसको सामूहिक विवेक से जोड़ा और संस्थागत विवेक और सामूहिक विवेक की अपार संभावनाओं को, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि रोज़ किसी क्षेत्र में एक शोध के बाद दूसरा शोध, क्योंकि पहले का किया हुआ हम उसे बताते हैं। और संस्थागत शोध की विशेषता यह होती है आविष्कारों की, वैज्ञानिक शोधों की, कि उसमें उस ज्ञान को पिछले ज्ञान से अवगत कराया जाता है।
संस्थाएं अवगत कराती हैं, फिर कहती हैं कि नए की खोज करो। तो इससे एक विकास की अगली सीढ़ी की ओर बढ़ता जाता है ज्ञान। और यह जो है किसी एक व्यक्ति को, वो चाहे अकेले ही है, अगर उसको उतनी सामग्री उपलब्ध नहीं हुई, असाधारण विचारशील हुआ, तब तो हो सकता है कि उसकी परिकल्पनाएं या ऐसे प्रश्नों से टकराए उसका मस्तिष्क, जो कि साधारण लोगों के बस की बात नहीं हो। लेकिन मेरा भी मानना है कि संस्थागत जो ज्ञान के विकास की जो पद्धति है, अब इसमें भ्रष्टाचार जो है, अब सही प्रतिभाओं को नहीं चुना जाएगा और भ्रष्टाचार या अन्य कारणों से इसमें ये देखा जाएगा कि कुछ ही लोगों को वो अवसर प्राप्त हो, कुछ को ना हो, या योग्यतम को वह अवसर प्राप्त न हो, जो उपयुक्त हो उसको वह अवसर प्राप्त न हो। तब ये खतरा होगा कि हो सकता है कि वो उपलब्धियां न हो या वह लक्ष्य न प्राप्त हो जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं या समाज प्राप्त करना चाहता है। इसमें धोखाधड़ी या दिखावा या यह कि संबंधों के आधार पर कोई चिंतक बनकर बैठ जाए और उसके अंदर वह प्रवृत्तियां ना हों, वह जैविक विशेषताएं ना हों और वह योग्यता ना हो उसकी प्रकृति में, तो इस तरह से ये खतरा है। लेकिन मैं अब भी मानता हूँ कि संस्थागत विवेक, सामूहिक विवेक का एक, भले ये धीरे धीरे चलता हो, कई बार इंतज़ार करना पड़ सकता है किसी योग्यतम को तक पहुँचने के लिए, लेकिन इसको मैं उससे कम महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ। ये चमत्कार और अलौकिक विद्वानों से, जो चमत्कृत विलक्षण विद्वान जो चमत्कृत करने की योग्यता रखते हैं। धन्यवाद।